हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और हम हमारा जो यूनिट है यूनिट 1 इसे कंटिन्यू करेंगे। राजनीति सिद्धांत क्या है और इसका अध्ययन क्यों करें। तो हमने इससे पहले 1.4.1 पढ़ा था, जिसमें हमने व्यापक राजनीति सिद्धांत यानी कि हमने क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा था। और हम इसमें आधुनिक और समकालीन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक से ही। आधुनिक राजनीति सिद्धांत के अंदर बहुत कुछ शामिल होता है, जैसे कि संस्थानिक, प्राधिक, वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवाद संबंधी, अनुभाविक, व्यवहारिक, व्यवहारोत्तर एवं मार्क्सवादी। 20वीं सदी के बृहत्तर भाग पर ये प्रवृत्तियाँ हावी थी। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो 20वीं सदी का जो स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड था 20वीं शताब्दी का हमारा, उसमें ये जो थ्योरीज बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं, या हम स्कूल्स, जो स्कूल्स ऑफ थिंकिंग था हमारे, थ्योरी ऑफ स्कूल्स थे जो ये बहुत ज़्यादा हावी होते थे। इनकी थ्योरीज बहुत ज़्यादा हावी होती थी। और कैसे पॉलिटिकल थ्योरी को डिसाइड करना, ये सब इन्हीं से होता था। तो हम यही चीज़ें समझेंगे कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में। अब व्यापक राजनीति सिद्धांत आमतौर पर मीमांसात्मक, नियामक, आदर्शवादी और काफ़ी हद तक ऐतिहासिक था। जैसे कि हमने व्यापक में पढ़ा था, तो हमें पता था कि उस पर दर्शन की छाप बहुत है। और वो इसलिए है क्योंकि उस टाइम जो यूनान में जो इस चीज़ों की डेवलपमेंट हो रहा था, जो इस चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे, वो दार्शनिक हुआ करते थे। वो प्योर पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हुआ करते थे। जैसे आज के टाइम में जो होता है कि व्यक्ति अगर किसी फील्ड में है तो उसमें वो ज़्यादा प्रोफेशनल होने की कोशिश करता है, या ज़्यादा उसके ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करता है, या फिर उसको उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। अगर हम एरिस्टोटल की बात भी करें तो आपको पता होगा कि उन्हें मॉडर्न ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। और वह बहुत सारे सब्जेक्ट्स में उन्होंने दर्शन में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस हमारा, और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारा काम किया। तो उनका वो एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं था जिस पर उन्होंने बहुत सारा काम किया, हाँ, लेकिन हर फील्ड में वो एक्सपर्टीज़ रखते थे। तो इसीलिए जो हमारा क्लासिकल था उस पर दर्शन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा है। चाहे हम मैकियावेली को देखेंगे या हम प्लेटो को देखेंगे, तो ये लोग दर्शन के बारे में या दार्शनिक चीज़ों के बारे में इनका थोड़ा ध्यान रहता है। स्पेशली प्लेटो तो दार्शनिक राजा, और उनका तो पूरा ही फोकस राजनीतिक सिद्धांत को दार्शनिक रूप से सिद्ध करने में रहता है। ऐसे यहाँ पे उन्होंने इस बात को ही बताया है कंपैरिजन करके मॉडर्न के साथ। अभी कहते हैं दूसरी ओर जो हमारा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है वो दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उदारवादी, जिसमें व्यक्तिवादी, संभ्रात, वर्गवादी और बहुवादी आते हैं। दूसरी ओर मार्क्सवादी, जिसमें द्वंद्वात्मक, भौतिकवादी अथवा अन्य शामिल है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हमारा उदारवादी, जैसे हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को दो वर्गों में बांटने का जो पहला वर्ग है हमारा उदारवादी, वो व्यक्तिवाद की तरफ ध्यान देता ही हमें पता भी है। दूसरा है मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक की बात करता है। आपको पता होगा कि जो मार्क्स का द्वंद्वात्मक है वो हीगल के द्वंद्वात्मक थ्योरी से कितना अलग है। वो भौतिकवाद पे विश्वास करते हैं। उनका मानना है वस्तु पहले आई और थ्योरी बाद में आई, लेकिन हीगल का अलग है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक ही समय के दो व्यक्ति एक अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं, और वो एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट थ्योरी है। ऐसा नहीं है कि वो थ्योरी कहीं एक दूसरे को मैच करने को, एक दूसरे को एकदम क्लैश कर रही होती है। यही मॉडर्न थ्योरी की खूबसूरती के रूप में बताया गया है यहाँ पे। फिर आगे है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ने 15वीं से 16वीं शताब्दी से उदारवादी दृष्टिकोण को प्रारंभ कर और बाद में स्वयं को संस्थानिक, प्रत्यक्षवादी, अनुभाविक, व्यवहारिक, व्यवहारोत्तर ट्रेंड में बताया। संपूर्ण व्यापक परंपरा को निष्प्रभ यानी डल बताया। यहाँ पे उनका कहने का मतलब था कि जब मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप हो रही थी, वो अपने आप को आगे बढ़ा रही थी, तो उन्होंने खुद को इंस्टीट्यूशनल और बोल सकते हैं बिहेवियर में बताया। उनका मतलब कहना था कि जो हमारा ट्रेंड है वो बहुत अच्छा है और हम अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो ये हमारा क्लासिकल थ्योरी थी वो बहुत डल है, उसका कोई व्यापक प्रयोग नहीं हो सकता, वह पुराने ज़माने की, उस तरीके से उसको बताया गया, उसे अलग करने की कोशिश की गई। उनके पक्षधर, मतलब जो हमारा पॉलिटिकल, ये हमारा जो मॉडर्न है उसके पक्षधर है मैरियम व की से लेकर डाल, कैसवेल और ईस्टर्न तक है। अब देखिए उनका मानना था कि भूत के बजाय वर्तमान पर, निष्प्रभ के बजाय जीवित, दूरस्थ के बजाय निकष्ट, आत्मनिष्ठ के बजाय वस्तुनिष्ठ, एक मिनट में आपको बताऊंगी,
मीमांसात्मक के बजाय विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक के बजाय व्याख्यात्मक, प्रयोजनमूलक के बजाय प्रक्रियामूलक, सिद्धांत की बजाय वैज्ञानिक पर हमें जोर देने का प्रयास करना चाहिए। उनका कहने का मतलब था कि हमें अपने पास्ट से ज़्यादा वर्तमान पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम डल थ्योरी से बजाय हम लिविंग, जो आज के समय में नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं थ्योरी में, जो ऐड किए जा रहे हैं, इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें बहुत दूर रिमोट थ्योरीज़ को क्यों सोचना है, रिमोट आइडियाज़ या उस दृश्य घटनाक्रम को क्यों जानना है। हम आज के समय में जो घटनाक्रम हो रहे हैं हम उनका प्रयोग कर सकते हैं या उन पर स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ही सब्जेक्टिव क्यों होना है, हम ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव होना थ्योरी में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो भी सकता है जिससे हमें सटीक रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन इसके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, यहाँ पे वो चीज़ भी बताई गई है कि फिलोसफिकल होने के बजाय हमें एनालिटिकल होना चाहिए। हम एनालिटिकल होंगे तो ही हम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि फिलोसफिकल होने का मतलब ही सब्जेक्टिव हो जाना होता है। हर व्यक्ति की अपनी सोच है, अपना आइडिया है, वो फिर उस हिसाब से सब्जेक्टिव भी होगा। वहाँ पे वो वर्णनात्मक की बजाय व्याख्यात्मक एंड डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि आप डिस्क्राइब कीजिए चीज़ों को अच्छे से। और प्रपोज्ड ओरिएंटेशन से बेटर है कि प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। आप पर्पस मत देखिए कि पर्पस क्या है, हमारा प्रोसेस। जैसे कि वो एक आपने कहावत सुनी होगी कि हमें साध्य से ज़्यादा साधना पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी साधना अच्छी होगी तो क्या पता साध्य अच्छा हो। यानी कि हमारा जो हम बोल सकते हैं हमारा जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, हमारी मंजिल और बेहतर भी बन सकती है। यहाँ पे वही चीज़ बताने की कोशिश की है मॉडर्न थ्योरी के बारे में। अब आगे है कि इसके अभिलक्षण क्या थे। वो अभिलक्षण को उन्होंने थोड़ा सा पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करने की और वो वहाँ पे कोशिश हुई है। जैसे तथ्य व आंकड़े का अध्ययन हेतु आधार तैयार करते हैं, संचित किए जाते हैं और स्पष्ट किए जाते हैं, तथा हाइपोथेसिस परीक्षण हेतु किए जाते हैं। मतलब इनका कहना था कि पहले तथ्य और आंकड़ों का अध्ययन होगा, उनके लिए आधार बनाया जाएगा, उनको इकट्ठा किया जाएगा, फिर उनको स्पष्ट किया जाएगा, उसके बाद ही कोई रिजल्ट निकाला जाएगा। मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है और मानव व्यवहार की नियमितताएं सामान्यकरण में अभिव्यक्ति की जा सकती है। यहाँ पे कहा कि इन्होंने बोला कि आप कुछ नॉर्म्स बना लीजिए जिससे आप जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको आप ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, मतलब उनको आप डिवाइड कर सकते हैं कुछ खाँचों में अपने इस प्रकार से मानव बिहेवियर को। क्योंकि आपको पता ही बहुत एक सब्जेक्टिव है, हर इंसान की पसंद सोच सब कुछ अलग होता है। तो बट कुछ नॉर्म्स आप तैयार कीजिए और रेगुलेशंस बनाइए जिससे आप उनके बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं बहुत अच्छे से और उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे ही वो बोलते हैं कि तथ्य और मूल्य को अलग किया जाता है। मूल्य को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि तथ्य प्रासंगिक हो जाए। मतलब तथ्यों और मूल्यों का प्रयोग आपस में कुछ इस प्रकार होगा कि दोनों ही प्रासंगिक होगा, स्पेशली कि जो हमारा तथ्य है वो ज़्यादा अच्छा हो जाए और उसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं अच्छा आना चाहिए। फोर्थ है कार्य प्रणाली को आत्मसचेत, सुव्यक्त और परिणात्मक होना पड़ता है। अंतर अनुशासिक संश्लेषण लाना पड़ता है। यहाँ पे वो डिसिप्लिनरी की बात करते हैं कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए हमारी कार्यप्रणाली के प्रति, हमारा जो प्रोसेस होना चाहिए या जो रिजल्ट हमें चाहिए उसके प्रति बहुत हमें डिसिप्लिन होना चाहिए और इंटर डिसिप्लिन में होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट या हर एक विषय को एक दूसरे से कैसे हमें कनेक्ट करना है, उनको क्या रिजल्ट निकालना है, ये सब चीज़ें तभी हमें मिल पाएंगे जब हम इंटर डिसिप्लिन का प्रयोग करेंगे। आगे है यह जो है को यह जो था अथवा यह जो होना चाहिए या हो सकता था की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता। वो जैसे हमने पीछे पढ़ा कि वर्तमान की बात करो, पास्ट की बात मत करो। यहाँ पे वही बोला कि जो है वो था के बजाय ज़्यादा बेटर है, होना चाहिए हो सकता के बजाय ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे उन्हीं चीज़ को रहेगी। मॉडर्न जो थ्योरी जो होती हैं वो प्रैक्टिकल और प्लस वो हमारे प्रेजेंट के बारे में बात कर रही होती है, इसलिए वो ज़्यादा बेटर है। अब हम आगे देखेंगे कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को दूसरे छोर पर खड़ा कर मार्क्सवादी सिद्धांत, जिसे द्वंद्वात्मक भौतिकवादी अथवा वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, वो किस प्रकार अब इसे एक्सप्लेन करेंगे अपने तरीक़ों से। वो कहते हैं कि यह सभी दृश्य घटनाओं के विकास में गति के सामान्य नियमों की व्याख्या करता है। इसका महत्व विरोधियों के बीच संघर्ष के माध्यम से परिवर्तन में निहित होता है। यहाँ पे वो संघर्ष की बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि संघर्ष के माध्यम से ही अपने हम जीवन के लक्ष्य को, आपको पता ही है कि मार्क्सवाद किस बारे में बात करना चाहता है, ठीक है। आप उनका जो लक्ष्य होता है वो होता है सर्वहारा जो वर्ग है उसको ऊपर उठाना, उसका अच्छा डेवलपमेंट होना, और वह थोड़ा राज्य के खिलाफ भी होता है। तो मार्क्सवाद को समझना जब हम मॉडर्न थ्योरी में, तो हम क्योंकि हमने मार्क्सवाद पढ़ रखा है तो इतना उसको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ना ही आएगी। तो यहाँ पे वही चीज़ों की बात कर रहे हैं, फिर से संघर्ष का प्रयोग कर रहे हैं वो, और कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें कुछ एक परिवर्तन लाना है तो हमें रेडिकल चेंजेस की बात करनी चाहिए। आगे हमारा है उत्पादन का एक बेहतर
उत्पादन को एक बेहतर ढंग से अपनाने की दृष्टि से उत्पादकों बलों के संबंध के बीच में निचले स्तर से ऊंचे स्तर या कहें पूंजीवादी संबंध से समाजवाद संबंधी की और तथा समाजवाद संबंधों से सांप्रदायवाद संबंधों की और विकास। उनका ये कहने का मतलब है कि हमें हमें बेहतर रिजल्ट के लिए पहले उत्पादन पर ध्यान दो, फिर उत्पादक पर ध्यान दो। उसका फिर उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ बढ़िए और समाजवाद से साम्यवाद की तरफ बढ़िए। ये हमारा प्रोसेस होगा तो हम इससे जो हमारा लक्ष्य होगा उसे बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकेंगे। और एक प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए ये क्योंकि मॉडर्न समय में बहुत सारी चीज़ें, हर व्यक्ति समाजवाद पूंजीवाद जैसे विचारधाराओं का समर्थन नहीं करता, वो उनके अलग विचारधारा। आपको पता ही आज के समय में पॉलिटिकल थ्योरी की कितनी सारी ब्रांचेस और स्कूल्स हैं, तो वह उन सब का समर्थन करते हैं। तो लेकिन उन्होंने जिस प्रोसेस को बताया वो उसको समर्थन करते हुए एक बेहतर समाज की कल्पना करते हैं। हम आगे देखेंगे। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का विश्लेषण व उसकी व्याख्या करने हेतु व्यवस्थापक व वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करता है। यह अतीत की व्याख्या करने, वर्तमान को समझने, भविष्य की परिकल्पना करने का एक तरीका है। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपको अतीत को समझना है, उसकी व्याख्या करनी है, वर्तमान को समझेंगे, फिर हम मतलब यहाँ पे कहा गया कि जब तक हम अतीत को नहीं समझेंगे, उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, तो हम वर्तमान को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और जैसे हमने वर्तमान को समझ लिया तो हम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, कोई एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी एक छोटे से अपने छोटे गैराज या छोटे रूम से शुरू हुई है। जैसे कि एप्पल है, गूगल है, ये जो कंपनीज़ है ये छोटे छोटे गैराज या रूम से इन चीज़ों से शुरू हुई है। लेकिन आज जो है कितनी बड़ी है, और वह कंपनी आज बैठे बैठे अपने फ्यूचर का कि आगे फ्यूचर में वो 10 साल बाद 20 साल बाद कहाँ होगी, उनका टर्नओवर क्या होगा, उनके कितने एम्प्लॉय होंगे, वो किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही होंगी, वो सब उनको पता होगा। तो यहाँ पे वही बोला गया कि आप अपने इतिहास को अगर छोड़ देते हैं तो आप अपना फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों ख़राब कर लेंगे। यहाँ पे इसी चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट किया गया है। अब हम आगे देखेंगे समकालीन राजनीतिक सिद्धांत को। हमने मॉडर्न को तो देख लिया है, अब हमने समझ भी लिया। अब हम देखिए, हमने पिछली वीडियो में क्लासिक को पढ़ा था, इसमें हम मॉडर्न को पढ़ रहे हैं। अब जो हमारा जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी है, यानी समकालीन जो है, ये इन दोनों के बीच बैलेंस लाता है और इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको कम करने की कोशिश करता है, या फिर उसके ऊपर ब्रिज बनाने की कोशिश करता है, कनेक्शन देने की कोशिश करता है इन दोनों को। शुरू करते हैं हम समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के विशेषता सूचक अभिलक्षणों पर प्रकाश डालते हुए। डेविड हेल्ड कहते हैं कि फर्स्ट, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति विचार के रूप में देखा गया है, जिसमें उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विषय वस्तु के महत्व को जांचने का प्रयास किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था, ये इन दोनों को कंपेयर भी करता है, कंप्लीट भी करता है, इन दोनों के गैप को कम करने की कोशिश भी करता है, ब्रिज बनाता है, दोनों बैलेंस भी करता है। मतलब ये एक तरीके से वो उन दोनों को पूरा करने की कोशिश करता है हर तरीके से। यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि जब हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे होते हैं तो ये विषय वस्तु के महत्व को जांचने का प्रयास करता है। वो जानता है, कोशिश करता है कि विषय वस्तु का जो महत्व हो क्या है और किस प्रकार होना चाहिए। वो आगे है कि उसने संकल्पात्मक विश्लेषण के रूप में इस अनुशासन को पुनर्जीवित युक्त करने और इस प्रक्रिया में सर्वसत्ता, लोकतंत्र, न्यायशीलता आदि जैसे मुख्य रूप व संकल्पनाओं के अभिप्राय पर एक व्यवस्थापरक कटाक्ष और इन अभिप्रायों का वर्गीकरण खोजते हुए प्रयास किया। मतलब इन्होंने बोला है कि जो हमारा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी है उसने सबके ब्रांचेस और स्कूल्स बना दिए। जैसे ये हमारा मेन पेड़ है, ठीक है, ये हमारा, मैं आपको बता सकती हूँ, ये हमारा मेन पेड़ है कुछ इस तरीके का। अब सबके ब्रांचेस निकल रहे हैं, अब इनके सब ब्रांचेस निकल रहे, तो इन्होंने वही बोला कि इसको क्रिटिसाइज करने का एक मंच दिया है, उसको वर्गीकृत करने का एक मंच दिया है। कि अब अगर हम बात करें हमारे लिबर्टी की, अगर हम बात करें तो लिबर्टी आपको पता है कि दो तरीके से, एक नेगेटिव लिबर्टी और एक पॉजिटिव लिबर्टी। तो अब उन पॉजिटिव लिबर्टी है, जो नेगेटिव लिबर्टी है, इनके भी तो बहुत सारे सब टॉपिक्स बोल सकते हैं, सब ब्रांचेस बोल सकते हैं, ये सब है। तो ये एक तरीके का वर्गीकरण दे रहा है, हर किसी को एक रिकॉग्नाइजेशन दे रहा है। ये उसका प्रयास है कि जितने भी विषय वस्तु रहेंगे इन सबको रिकॉग्नाइज किया जाए अच्छे तरीके से। फिर आगे वो कहते हैं कि इसको दुबोध सैद्धांतिक प्रश्नों व विशिष्ट राजनीति विषयों से संबंधित एक प्रकार के तर्क के रूप में पुनर्जीवन युक्त किया गया। मतलब ये क्वेश्चन्स करके राजनीतिक सिद्धांत का जो हमारा संबंध है बाकी किसी एक विषय वस्तु से या दृश्य घटना क्रम से, तो ये उनके बीच में एक संबंध बनाता है, उनको जीवित करता है।
जैसे कोई घटना घटी, कोई अगर फिर से हम अगर इलेक्शन का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि इलेक्शन हुआ, सबने वोट दिया, ए पार्टी जीत गई, बी पार्टी नहीं जीत पाई, और फिर दूसरे साल मतलब कुछ टाइम बाद दोबारा इलेक्शन होता है। अब किसी पार्टी को अच्छे वोट नहीं मिले हैं तो उनको गठबंधन की सरकार बनाने को मिली। अब क्या हुआ कि राजनीतिक सिद्धांत का काम सिर्फ इलेक्शन कराना नहीं था, राजनीतिक सिद्धांत का काम था कि पहले में ए पार्टी क्यों जीती, बी पार्टी क्यों हारी, लोगों का माइंडसेट क्या था, दूसरे में बी पार्टी या फिर किसी भी पार्टी को एक पूरे वोट क्यों नहीं मिले, सभी पार्टी को कम वोट क्यों मिले, उनके नेता कैसे थे, लोगों का माइंडसेट कैसा था, उस समय की इंटरनेशनल सिचुएशंस कैसी थी, उस समय की नेशनल सिचुएशंस कैसी थी, ये सब जानना, ये सब स्टडी करना, क्वेश्चन करना, यही राजनीतिक सिद्धांत को महत्वपूर्ण बनाता है। ये बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पे अब आगे है, अपने आप को मनुष्य के बीच संलाप, यहाँ पे मतलब डायलॉग्स है, और संवाद हेतु एक सजेस्टिव के रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ पे कहा गया है कि अब डायलॉग्स, ये मनुष्य के बीच में आपस में ये डायलॉग्स को बनाएगा ताकि इसका विकास हो और ये अच्छे से काम कर सके। अब आगे है कि इसका लक्ष्य राजनीतिक प्रक्रियाओं के स्पष्ट और निश्चित प्रतिरूपों का निर्माण करना है। आपको ये लाइन समझ में आई गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत मुख्य व्याख्या अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन से अंतोगत्व यानी आगे बढ़ना, इसके बोध से संबंधित है जो राजनीति संकल्पनाओं, सिद्धांतों व संस्थाओं से संबंध रखता है। यानी ये एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लोर करता है, चीज़ों को बढ़ाता है, इस चीज़ से इसका संबंध है। यहाँ पे यही बोला गया है। अब हम आगे देखेंगे कि ब्रियान बैरी, जिनकी किताब है पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट 1965, का कहना है राजनीतिक सिद्धांतों व संस्थाओं के बीच का अध्ययन है और अध्ययन करने का प्रयास करता है। उनका कहने का मतलब जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमारे संस्थानों और सिद्धांतों के बीच के अध्ययन का प्रयास करता है, उस समझने की कोशिश करता है। जॉन रॉल्स कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत विचार वैज्ञानिक अनुभविक तरीकों के साथ सत्य की भी तलाश करता है। हमने ये वैज्ञानिक तरीका, अनुभविक तरीका, जो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे हमारे इस किताब का, तो हम उसमें ये चीज़ों को समझ चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं, आप एक बार पीछे थोड़ा जाके देखिएगा, वरना आप किताब में भी ढूंढ सकते हैं। हालांकि वह ये बात, क्योंकि यहाँ पे ये प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात कर रहे होते हैं, इसलिए सत्य की तलाश की बात यहाँ पे हो रही है। आगे रॉबर्ट नोजिक कहते हैं कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत व्यापक साध्यों को अनुभविक साधनों से जोड़कर अनेक राजनीतिक समस्याओं को हल कर सकता है। यहाँ पे उनका कहने का मतलब है कि जो हमारे समकालीन राजनीतिक सिद्धांत है, ये और भी चीज़ों को अपने अंदर समाहित करके जितने भी हमारे समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं, उनको हल कर सकता है या उनका प्रयास करता है। आगे सब सम्मति उदाहरण के लिए उन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि यह है कि एक तार्किक व नैतिक लक्षण के अनुभविक विश्लेषण व प्रकटन राजनीतिक सिद्धांत में यह अस्तित्व रख सकते हैं। उनका यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है वह नैतिक और तार्किक भी होना चाहिए, और तभी हम राजनीतिक सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगला है डेविड हल ये बताते हुए सार प्रस्तुत कर रहे हैं कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत प्रथम मीमांसात्मक संबंध यानी कि संकलात्मक और नियामक के साथ है। सेकंड वो कहते हैं कि अनुभविक विश्लेषणात्मक संबंध में वह बोध और व्याख्या की समस्याओं को समझते हैं, यानी उसके साथ है। सामरिक संबंध में वह कहते हैं हम जहाँ से हैं, हम जहाँ होना पसंद करेंगे की और गमन की साध्यता निर्धारण के साथ है। तो अब वो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि हमें हर इसको मल्टी डायमेंशन तरीके से समझना चाहिए हमारी पॉलिटिकल थ्योरी को, और ये हमें एक तरह का एक मंच देता है। हमारा जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी है हमें इस तरीके का मंच देता है ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। तो हमारा ये लेक्चर अब आज यहीं ख़त्म होता है, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।